हेलो एवरीवन। तो हमने पार्ट वन में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर जो फोर टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं उनमें से हमने थ्री टाइप्स के रिसोर्सेज को कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का लास्ट टाइप जो है रिजर्व रिसोर्सेज। तो रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है पर हम इन रिसोर्सेज को जानबूझ के इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमने इन रिसोर्सेज को रिजर्व करके रखा है फ्यूचर की जरूरतों के लिए। फॉर एग्जांपल जो डैम्स के अंदर पानी होता है और जो फॉरेस्ट होते हैं हमने रिजर्व करके रखा है फ्यूचर के लिए। हम इन रिसोर्सेज को थोड़ा ही बहुत यूज करते हैं ताकि जब फ्यूचर में जरूरत पड़े तब हम इन्हें आसानी से यूज कर सके। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच कैन बी utilized with the help of existing technology but we do not use them because we kept them for future requirement। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, हम ये बात तो जानते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी नीड्स को कंप्लीट करते हैं यानी कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, इंसानों ने क्या किया है कि इन रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज किया है यानी कि इन रिसोर्सेज को अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल किया है जिस वजह से आपके समय में हमें कई प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली हमें तीन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं जिसमें से पहली प्रॉब्लम है कि कुछ ग्रीडी पीपल ने अपने फायदे के लिए इन रिसोर्सेज को ओवर यूज किया है जिस वजह से जो रिसोर्सेस है वो खत्म होते जा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम है जो रिसोर्सेस है वो कुछ ही लोगों के पास पहुंचती जा रही है जिस वजह से जो सोसाइटी है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई है, रिच एंड पुअर यानी कि अमीर और गरीब। आप खुद ही सोचो, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे वो अमीर होता जाएगा और जिसके पास कम रिसोर्सेस होंगे वो गरीब होता जाएगा। बस इसी तरह से जो सोसाइटी है वो दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है। तीसरी प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज की ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से हमें कई सारी ग्लोबल इकोलॉजिक्स क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एसेट्रा। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो इसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, एक कंसेप्ट आया जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो करो, बेशक करो, पर इस तरीके से करो कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डैमेज ना हो और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस है उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, द रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन सच अ वे दैट आवर इन्वायरमेंट is not damaged and the needs of future generations are not compromised. This called is a sustainable development। अब दोस्तों क्वेश्चन तो ये उठता है कि जो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया था वो आया कहाँ से है। तो हुआ क्या था, 1992 में एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो, वहां पर ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में 100 से ज्यादा कंट्रीज ने भाग लिया। अब दोस्तों रीजन क्या था इस मीटिंग को करने का, तो रीजन था कि कैसे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इन चीजों पर डिस्कशन करना ताकि इंटरनेशनल लेवल पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये रीजन था और इसके लिए एक मीटिंग होती है, सभी आपस में डिस्कशन करते हैं और अपने अपने आइडियाज रखते हैं। इसके बाद मीटिंग का रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट क्या आता है देखो, पहला, सारे देश मिलकर जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताते हैं। मतलब सारे देशों के लीडर ये सहमति जताते हैं कि हम जंगलों का सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करेंगे और जंगलों की रक्षा करेंगे। दूसरा, ये सारे देशों के लीडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 को अपनाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एजेंडा 21 क्या होता है। तो एजेंडा 21 बेसिकली कुछ नहीं था, एक डिक्लेरेशन था यानी कि एक घोषणा पत्र था जिसमें इन्वायरमेंट की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स थी जो इंसानों ने क्रिएट की थी उनको कैसे खत्म करना है और इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है, इस चीज पर एक ब्लूप्रिंट था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है रिसोर्स की प्लानिंग, मतलब रिसोर्स को सही ढंग से यूज करना। अब दोस्तों एक क्वेश्चन अराइज होता है कि रिसोर्स प्लानिंग करने की जरूरत क्या है, तो रिसोर्स प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लाइक इंडिया के झारखंड और छत्तीसगढ़ स्टेट्स में काफी ज्यादा मात्रा में मिनरल्स व कोल पाया जाता है। अगर सिमिलरली हम बात करें राजस्थान स्टेट्स की, तो राजस्थान स्टेट्स में सोलर और विंड एनर्जी की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा मात्रा में, लेकिन वाटर की शॉर्टेज है। वहीं हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ पानी तो बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज तो बहुत है लेकिन अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसे में रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि जहाँ रिसोर्सेज की कमी हो वहाँ उस रिसोर्स को पहुंचा पाए, ताकि किसी एक रीजन का नहीं बल्कि पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है और ये क्यों जरूरी है, लेकिन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग एक्चुअल में होती कैसे है। तो देखो, रिसोर्स प्लानिंग करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। इस स्टेप में हम क्या क्या करते हैं, देखो। सबसे पहले हम रिसोर्स के लिए सर्वे करते हैं, उसके बाद कहाँ कौन सी रिसोर्स प्रेजेंट है उसके लिए हम मैपिंग करते हैं, उसके बाद क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक करते हैं, फिर आखिरी में हम मेजरमेंट करते हैं। बेसिकली हम रिसोर्सेज की लिस्ट बनाते हैं। सेकंड स्टेप होता है हमारा इवॉल्विंग अ प्लान स्ट्रक्चर। अब हमने रिसोर्सेज से रिलेटेड सारी रिसर्च वगैरह कर ली, हमें ये पता चल गया कहाँ कौन सी रिसोर्सेज प्रेजेंट है, तो अब हमारी बारी है उस रिसोर्स को बाहर निकालने की। तो बेसिकली सेकंड स्टेप में हम यही करते हैं, हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम ये प्लान करते हैं कि रिसोर्सेज को निकालने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन कौन से स्किल्स वाले लोग चाहिए, इसके लिए हमें किस तरह के इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने पड़ेंगी। थर्ड स्टेप होता है हमारा मैचिंग द रिसोर्सेज प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब इस स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि हमने जो रिसोर्सेज प्लान बनाया है वो क्या नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच भी कर रहा है या नहीं, क्योंकि हमारा मेन एम यही होता है कि हम जब भी जिन रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं उनसे हमारी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि नुकसान होना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक हम ये तो जान चुके हैं कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, और हम ये भी जान चुके हैं कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो हमारे लिए कितनी जरूरी होती है। लेकिन दोस्तों जितनी जरूरी रिसोर्सेज होते हैं उतनी ही जरूरी टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छी तरीके से हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, तभी हम उन्हें अच्छे से एक्सट्रैक्ट और डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों आप ये बात तो जानते होंगे कि हमारे इंडिया के ऊपर 1947 से पहले ब्रिटिशर्स का रूल था, और दोस्तों आप ये बात भी जानते होंगे कि उस समय इंडिया को गोल्डन बर्ड बोला जाता था, क्योंकि उस समय इंडिया के यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया के रिसोर्सेज का बहुत ही बुरी तरीके से यूज किया, एक्सपोर्ट किया, एक्सप्लोट किया। ओवरऑल हम देखें आज इंडिया में रिसोर्सेज की कमी है। ऐसे में रिसोर्सेज को कंजर्व करना जरूरी हो गया है, क्योंकि रिसोर्स है तभी डेवलपमेंट है। इसी के ऊपर गांधी जी ने अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था हमारे पर्यावरण में हर किसी की जरूरत के लिए रिसोर्सेज पर्याप्त है, लेकिन किसी की लालच के लिए संसाधन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती है। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड रिसोर्स। तो लैंड जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि हम जमीन पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। हम खेती करते हैं, जमीन पर घर बनाते हैं, जहाँ तक कि जो वाइल्ड लाइफ होती है, फॉरेस्ट होती है, ये सब भी लैंड पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो लैंड है वो बहुत से रिलीफ फीचर्स पर प्रेजेंट है। लाइक 43% जो लैंड है वो प्लेन है, 30% जो लैंड है वो माउंटेन से कवर्ड है, और 27% जो लैंड है वो प्लेट्यू रीजन है। इस तरह से इंडिया की जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की, मतलब जमीन का किन किन कार्यों के लिए यूज होता है। तो पहला है फॉरेस्ट, मतलब वो जमीन जहां पर घने घने जंगल पाए जाते हैं। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल और कल्टीवेशन, मतलब ऐसी जमीन जहां पर हम फसलें नहीं उगा सकते। इसमें 2 टाइप्स की लैंड्स आती है। पहली वेरेंट एंड वेस्ट लैंड, मतलब बंजर भूमि। दूसरी ऐसी जमीन जहां पर बिल्डिंग्स हो, रोड हो, फैक्ट्रीज हो, तो ऐसी जमीन पर भी हम फसलें नहीं उगा सकते। थर्ड है अदर कल्टीवेटेड लैंड। इसमें फर्स्ट आता है ग्रीजिंग लैंड, मतलब जहाँ गाय भैंस वगैरह चरने जाते हैं। सेकंड आता है ऐसी जमीन जहाँ पर मिसलेनियस ट्रीज उगे हुए होते हैं।
और इस लैंड को भी हम यूज नहीं करते कल्टीवेशन के लिए। थर्ड आता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब ऐसी जमीन जहां पर हम फसल उगा सकते हैं पर 5 सालों से ज्यादा समय हो गया है हो, लेकिन हमने वहां पर कोई फसल नहीं उगाई हो, तो ऐसी जमीन को हम कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। अब हम बात करेंगे फैलोलैंड की। पहली करंट फैलोलैंड, दूसरी अदर देन करंट फैलोलैंड। तो करंट फैलोलैंड ऐसी जमीन होती है जिस पर 1 साल से अगर कोई फसल नहीं उगाई गई है तो उसे हम करंट फैलोलैंड कहते हैं। सेकंड है अदर देन करंट फैलोलैंड, तो ऐसी जमीन जिस पर पिछले 1 साल से 5 सालों तक कोई भी क्रॉप नहीं उगाई गई है, उस जमीन को हम अदर देन करंट फैलोलैंड में कंसीडर करते हैं। अब हम बात करेंगे नेट सोन एरिया की। तो नेट सोन एरिया का मतलब होता है ऐसा एरिया जिसमें साल में एक बार फसल जरूर उगाई जाती है, उसे नेट सोन एरिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रॉस क्रॉप एरिया की। तो ग्रॉस क्रॉप एरिया मतलब ऐसा एरिया जिसमें साल में एक से ज्यादा बार फसल उगाई जाती हो, प्लस वो एरिया जिसमें साल में एक बार फसल उगाई जाती हो। ये दोनों तरह की लैंड्स को हम ग्रॉस क्रॉप एरिया कहते हैं।